तो सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है क्लियर, मैं ये कह सकता हूँ क्लियर, कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। लास्ट वाले एग्जाम में किसी ने क्लाउडी बोला था, क्लाउडी नहीं होता है। अगर क्लाउडी है तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया, एनी चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो कैसा होता है CSF का, हम CSF की बात कर रहे हैं। अच्छा, फुल फॉर्म लिख देते हैं। CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जो आपके सेरिब्रम में और स्पाइनल कॉर्ड में है। ठीक है, कहाँ पे है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको CSF के बारे में इस लेक्चर के बाद सारी चीज़ें पता होंगी जो एग्ज़ाम में आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आनी ही चाहिए। और इसके बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा फ्लूइड है? सबसे पहले कलर, क्लियरलेस, लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। इतनी बात आपको याद होगी कि क्लियर है, कलरलेस है और लिक्विड है। करता क्या है? इसका काम होता है जो आपका ब्रेन है, प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? आपका प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, कैसे करता है, क्या करता है, आगे धीरे धीरे हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मेन काम इसमें होता क्या है? इट कैरी, क्या क्या कैरी करता है ये? एक तो ऑक्सीजन होता है इसमें पहला, दूसरा ब्रेन का जो फूड होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेन के फूड होते हैं, और अदर केमिकल भी इसमें हो सकते हैं। एंड अदर एसेंशियल केमिकल मैं कह सकता हूँ। कौन से? एसेंशियल, जो भी ज़रूरी केमिकल्स हैं वो रहते हैं इसमें। क्लियर है? तो ये हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एक क्लियर कलरलेस लिक्विड जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है, और ब्रेन में कैरी करता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जो भी ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं ब्रेन के लिए, उनको। क्लियर होगी जी इतनी बात? ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब हमने बहुत सारी चीज़ें जब टेस्ट पेपर में पूछी थी उनसे ही रिलेटेड शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। कैसे? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CSF प्रेशर की। CSF का प्रेशर कितना होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, बिल्कुल अच्छे से आज आपको रटा के जाऊँगा। आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लास्ट तक देखना है। बस अपने लिए 20-30 मिनट जितने भी बनते हैं ये वीडियो पूरा देख लेना है अच्छे से, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा? पहली चीज़ तो हम बात करते हैं CSF प्रेशर जो भी एग्ज़ाम में आता है। अभी जो एम्स दिल्ली का हर बार का है वैसे तो, लेकिन जब एम्स दिल्ली का अभी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था CSF प्रेशर। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। अब CSF प्रेशर भी दो चीज़ों में हो सकता है, या तो सेंटीमीटर H2O में या फिर mm ऑफ Hg में। ठीक है, प्रेशर को हम कभी भी मिलीग्राम किस में मापते हैं? मरकरी में नापते हैं ना। तो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया mm Hg में आता है। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी उसको बोला जाता है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि सेंटीमीटर H2O, mm ऑफ Hg और mm ऑफ H2O, ये 3 यूनिट पहले याद कर लेना आप। प्रेशर बाद में याद करना, 3 यूनिट पहले याद करनी है आपको। क्लियर है? तो एम्स दिल्ली का जो नर्सिंग ऑफिसर का नॉर्सेट एग्ज़ाम हुआ था अभी, ठीक है, नॉर्सेट एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको ये बात तो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कितना होता है। अब मैंने तीनों यूनिटों में बता दिया है, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, उसमें सेंटीमीटर ऑफ H2O में भी दिया हो सकता है कि mm ऑफ Hg में दिया हो, या हो सकता है कि मिलीमीटर ऑफ H2O या वाटर में दिया हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ क्या कहना है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि CSF का प्रेशर होता है 8 to 15 mm ऑफ Hg। क्लियर? कितना होता है? 8 to 15 mm ऑफ Hg। क्लियर? ठीक है, अब आपको इसको सेंटीमीटर H2O में चेंज करना है, तो ये आपको मुझे बताना है कि सेंटीमीटर H2O में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अडल्ट का बता रहा हूँ आपको। अडल्ट में जो रहता है वो 8 to 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल रहता है, मतलब 15 से नीचे रहेगा जितना भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम में दिया था, अभी एग्जैक्ट आंसर
जो मानेगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो दिया था आपका 2, 5, 8 और 10, ये 4 ऑप्शन दिए थे। इनमें से बताना था आपको कि CSF का जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा। क्लियर है? तो आपको एवरेज मान उसमें मेरे हिसाब से 10 मानना चाहिए, ठीक। लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है रेंज के अंदर, तो 8 to 15 आपको याद रखना है mm of Hg। क्लियर? तो यहाँ पे जो एवरेज अगर हम मानेंगे तो 10 को मानेंगे, ठीक है। तो इसका अभी दिल्ली एम्स आंसर की अगर आती है तब पता चल सकता है कि दिल्ली एम्स ने क्या माना है, क्योंकि जो उसकी पर्टिकुलर एजेंसी के अपने आंसर भी होते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है 8 to 15 mm of Hg, ठीक है। सेंटीमीटर ऑफ H2O में आप कैसे चेंज करेंगे ये आपको मुझे बताना है कि सेंटीमीटर में आप कैसे चेंज करेंगे, और mm ऑफ Hg में mm ऑफ उसमें मैं बता देता हूँ आपको। mm 80 से लेके 100 से लेके 180 mm ऑफ H2O ये होता है नॉर्मल। अगर mm Hg की बात करें तो 8 to 15, अगर mm H2O की बात करें तो कितना 100 से लेके 180 ऑफ mm ऑफ H2O। क्लियर है? सेंटीमीटर ऑफ H2O में आप बताएंगे मुझे कि सेंटीमीटर ऑफ H2O में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर ऑफ H2O में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सेंटीमीटर से H2O में कैसे चेंज करते हैं, और mm Hg को सेंटीमीटर ऑफ H2O को कैसे mm ऑफ Hg में चेंज करते हैं, ठीक है। mm ऑफ Hg में कैसे चेंज करते हैं और वाइस वर्सा, इन दोनों को एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आप केवल सेंटीमीटर H2O का भी बताएंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको पक्का इसमें से दोनों चीज़ें बता दूंगा कि सेंटीमीटर H2O में कैसे चेंज करते हैं, H2O को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर पता चल गया। कभी कभी हो सकता है आपको नियोनेट का भी आ जाए, तो नियोनेट का 3 to 6 सेंटीमीटर ऑफ H2O रहता है आपका क्या CSF प्रेशर, ये कह सकता हूँ मैं नियोनेट। और अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो चिल्ड्रन में कितना हो सकता है, चिल्ड्रन में जो हो सकता है वो आपका वो हो सकता है 6 से 10। ये मैं सेंटीमीटर ऑफ H2 की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, सेंटीमीटर ऑफ H2। क्लियर है? तो ये 2 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है अगर आ गया चिल्ड्रन में और न्यूनेट में। लेकिन ज़्यादातर मेन वैल्यू वही है आपकी 8 to 15 mm ऑफ Hg, और इसको सेंटीमीटर ऑफ H2 में आपने चेंज करना है। mm ऑफ Hg में मैंने बता दिया, mm ऑफ H2O में भी बता दिया मैंने 100 से लेके 180 mm ऑफ H2O, ये भी बता दिया आपको। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मैं शॉर्ट में यहाँ पे CSF लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात? ठीक है, अगली बात करते हैं कि नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, CSF का नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होता है, मतलब एक दिन में, या नॉर्मल मैं कह सकता हूँ वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। मैंने बोला था ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में 2 जगह पे CSF होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ 125 ml इतना नॉर्मल क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। नॉर्मल वॉल्यूम CSF का कितना होता है 125। अगर आप रेंज में लिखना चाहें इस चीज़ को तो आप रेंज में लिख सकते हैं कितना, 80 से लेके 150 तक भी हम नॉर्मल मान सकते हैं। रेंज में ये है, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 125 ml। तो ये आपको CSF के बारे में नॉर्मल वॉल्यूम उसका याद रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका प्रोडक्शन कितना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसलिए मैं इसमें तेज थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो प्रोडक्शन कितना होता है, तो आपको एक बात याद रखनी है, पर मिनट भी याद रखना है, पर आर भी याद रखना है, और पर डे भी याद रखना है। तो अगर मैं पर मिनट की बात करूं तो 0.3 से 0.5 ml पर मिनट आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है CSF का। अब आप ये खुद ही बता सकते हैं मुझे कि अगर 0.5 ml 1 मिनट में हो रहा है तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होगा। तो सिंपल है, 0.5 का मतलब कितना है, 30 ml कितना हो सकता है, पर आवर हो सकता है। अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, अगर मैं बात करूं डे की, तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 24 आवर्स में कितना होगा भैया, 1 आवर्स में 30 हो रहा है तो 24 आवर्स में कितना होगा, 720 ml के आसपास पर डे का प्रोडक्शन होता है। तो तीनों चीज़ें आपको याद हो गई। प्रोडक्शन 0.3 से 0.5 ml मतलब आधा ml आप ये कह सकते हैं पर मिनट में होता है। 30 ml पर, ये क्या है, प्रोडक्शन है CSF का, पर आवर्स में 30 ml, और एक दिन में 720 ml पर डे के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होता है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट, कम ऑन टू द टॉपिक। अब आप कहेंगे कि अब्जॉर्प्शन कितना होता है,
आपने तो प्रोडक्शन की बात कर ली, तो एक बात आपको याद रखनी है, प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन इज इक्वल टू, प्रोडक्शन इज सेम इज इक्वल टू अब्जॉर्प्शन। क्या? अब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो प्रोडक्शन अब्जॉर्प्शन, जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही नॉर्मली अब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है, अगर अब्जॉर्प्शन कम हो गया तब भी दिक्कत है। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोसेफेलस एक कंडीशन पढ़ते हैं आप, आगे हम जब एमएसएन में डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे तब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब एक और चीज़ आती है इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो है ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी, तो ऑस्मोलरिटी कितनी होती है इसकी? CSF की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 280 मिली ऑस्मोल पर ml के हिसाब से होती है, 281 मिली ऑस्मोल पर ml के हिसाब से होती है। दिस इज अबाउट द ऑस्मोलरिटी। एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं फटाफट से, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी देखने को मिलती है, कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 1.006 से लेके 1.008 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, चाहे वो प्रेशर की बात है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात है, चाहे वो अब्जॉर्प्शन की बात है या ऑस्मोलरिटी की बात है, और लास्ट वन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात है, ये पांचों पॉइंट पूछे जाते हैं CSF के बारे में। बार बार कह रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में आता है, अभी के एग्ज़ाम में भी आया था, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी आया था, हर एग्ज़ाम में आता है CSF के बारे में, तो इसीलिए हम इसको इस पर अलग से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सॉरी इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फटाफट से समझा देता हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपको कैरेक्टर इसके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर लेता हूँ मैं? सबसे पहले कलर ले लेता हूँ, पहली चीज़ कलर ले ली। दूसरी चीज़ मैं ले सकता हूँ ग्लूकोज, तीसरी चीज़ प्रोटीन ले लेता हूँ, चौथी चीज़ WBC, और पांचवी चीज़ RBC। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ले रहा हूँ, क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट है, क्या क्या किसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लिखता हूँ, केवल नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है? अगर ये नहीं है तो आपको समझ जाना है अब नॉर्मल है। तो पहला तो कलर, तो कलर कैसा होता है? क्लियर या फिर कलरलेस, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला है ग्लूकोज, नॉर्मल अमाउंट ग्लूकोज कितना पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। कई बार आपको एग्ज़ाम में वैल्यू दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताओ अगर 100 है ग्लूकोज तो पर्सन को क्या है, मतलब उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, क्या चीज़ है। या अगर 20 दिया गया है तो 20 में भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। और डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का नॉर्मल अमाउंट CSF के अंदर कितना होता है, तो 40 से लेके 80 तक आपका ग्लूकोज होता है। प्रोटीन की वैल्यू होती है 30 से लेके 50 ml पर DL CSF के अंदर। WBC बहुत कम देखने को मिलता है, 0.8 ml पर DL, लेकिन प्रेजेंट होता है, WBC होते हैं CSF के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली RBC इज अब्सेंट इन CSF, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर RBC या रेड कलर ब्रेन के CSF में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रॉमा हुआ है। अगर केवल ट्रॉमा की कंडीशन में ही CSF में RBC का लेवल हमको देखने को मिलेगा या RBC देखने को मिलेंगे, अगर ट्रॉमा हुआ है ब्रेन में तभी। क्लियर होगी जी इतनी बात? ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्मल कलर कलरलेस है, क्लियर है। ग्लूकोज 40 से 80 ml होता है CSF के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें, जो बताया जा रहा है बहुत रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से दे रखी है? एनक्लेक्स की जो भी बुकें हैं आपकी, जितनी भी बुकें हैं, चाहे सॉन्डर्स, मॉस्पी या आपने लिपिनकॉर्ड सुनी होगी, तो सारी बुकों में से कंक्लूड करके ये सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट उसके बारे में बताया जा रहा है और ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। क्लियर होगी जी इतनी बात? ठीक है। अब बात करते हैं छोटे छोटे क्या क्या फंक्शन होता होगा। पहले तो हमने बोल दिया था कि CSF का प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, और भी तो कुछ होता होगा। तो सबसे पहले तो शॉक अब्जॉर्वर की तरह काम करता है। यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा फंक्शन। तो पहला सबसे पहले शॉक अब्जॉर्वर की तरह काम करता है कौन? CSF। दूसरी बात अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखूँगा? एक आपने सुना होगा पायोन्सी इफेक्ट। पायोन्सी इफेक्ट
सुना है? ये क्या करता है, आपके जो ब्रेन के वेट को लाइट करके रखता है। ब्रेन का जो वेट है हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता, उसको लाइट करके रखता है, ठीक है। अगर ये CSF फ्लूइड नहीं होगा तो ब्रेन हमें बहुत भारी लगने लगेगा, ठीक है, हमारे ही बॉडी के अंदर। तो एक जो बियोंसी इफेक्ट है वो बना के रखता है हमारा CSF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बियोंसी इफेक्ट, ये याद कर लेना। मतलब आपका जो ब्रेन का वेट है वो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई पानी में कोई चीज़ तैर रही होती है ना, उत्प्लावन की तरह। सेम लाइक दैट ब्रेन आपको लाइट लगता है कब? जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आपके ब्रेन के अंदर CSF भरा हुआ है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रोटेक्शन। केमिकल प्रोटेक्शन कैसे भैया? अब जो हमने बोला कि जो न्यूरल इम्पल्स होते हैं ना, न्यूरोनल इम्पल्स या न्यूरल इम्पल्स मैं जिसको कह सकता हूँ, मतलब भैया जो न्यूरल इम्पल्स हैं उसके लिए इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी या जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी या न्यूरोनल एक्टिविटी हो पाती है, उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? CSF के 3 फंक्शन पढ़ लिए, शॉक अब्सॉर्बर, बियोंसी इफेक्ट और न्यूरल इम्पल्सेस के लिए इन्वायरमेंट देना। 3 काम हो गए। चौथा काम और क्या पढ़ सकते हैं उसके अलावा? CSF क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करवाता है। क्या करता है? एक्सचेंज करवाता है, मतलब प्रोवाइड भी करवाता है, ब्रेन के लिए प्रोवाइड भी करवाता है और उसको एक्सक्रीट भी करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बाद में हम। इतनी चीज़ें आपको ब्रेन के फंक्शन, CSF के फंक्शन के बारे में याद होनी चाहिए। इनमें बस आपको सबको ही पता होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। अगली बात हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, मतलब कहाँ पे CSF का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे कौन सा वेंट्रिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से, तो बहुत ध्यान रखना है आपको। ये हो गया मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ये वाला जो पार्ट था आपका, इसको आपने क्या बोला था फर्स्ट वाले लेक्चर में? टेलेनसेफेलॉन। क्या बोला था? टेलेनसेफेलॉन। और बीच वाले पार्ट को क्या बोला था? अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट क्या बोला था आपने? डायनसेफेलॉन। क्या बोला था? डायनसेफेलॉन। तो टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में क्या है, ये क्या बना दिए मैंने? थैलेमस बना दिए। क्या बना दिए? थैलेमस, क्योंकि थैलेमस पेयर में होता है। अभी जब हम आगे थैलेमस पढ़ेंगे अच्छे से, तब हमें पता लग जाएगा कि थैलेमस कैसे रहता है। तो यहाँ पे मैंने थैलेमस बना दिए, जो कि पेयर में होता है थैलेमस। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपने एक पढ़ा होगा लेटरल वेंट्रिकल। क्या पढ़ा होगा? लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पे होता है? देखिए, तो ये है हमारा लेटरल वेंट्रिकल। तो आप ये कह सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल कौन सा है? ये वाला नहीं है। अभी कौन सा वाला है मैं बता देता हूँ, मैंने पूरा बना दिया है। तो जो आपके थैलेमस के बिसाइड पे जो आपको कैविटी दिख रही है, दिस वन, ये रेड कलर की जो कैविटी दिख रही है यहाँ तक, ये पूरी की पूरी जो दोनों थैलेमस के साइड पे है, मतलब थैलेमस के साइड पे कैविटी प्रेजेंट है आपके दोनों साइड लेटरली, इसको बोलते हैं हम लेटेरल या लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल वेंट्रिकल। जो थैलेमस वाला पार्ट है डायनसेफेलॉन का, डायनसेफेलॉन, ये तो थैलेमस है डायनसेफेलॉन में लेकिन लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पे है भैया? कहाँ पे? ये कौन सा वाला पार्ट है? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमेशा जो लेटरल वेंट्रिकल होगा वो टेलेनसेफेलॉन में होगा। कहाँ पे होगा? टेलेनसेफेलॉन में। दिख रहा है ना आपको? ये टेलेनसेफेलॉन वाला पार्ट है। तो ये जो दोनों साइड पे दिख रहे हैं आपको लेटरली, दीज आर दी लेटरल वेंट्रिकल। क्लियर हो गई इतनी बात? अब ये लेटरल वेंट्रिकल दोनों आके एक यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ पे एक कैविटी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे एक कैविटी के थ्रू कनेक्ट हो गए। ये जो आपको दिख रहा है ये कनेक्ट हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, मतलब ये यहाँ से आया और ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर है?
और जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट था वो उसने यहाँ डाल दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब तो ये कैविटी कौन सी है जिससे लेटरल वेंट्रिकल जुड़ा हुआ है? ये वाली कैविटी कौन सी है? ब्लू कलर की जो बनाई मैंने, ये कैविटी कौन सी है? तो ये कैविटी जो डायनसेफेलॉन में है। टेलेनसेफेलॉन के अंदर तो लेटरल वेंट्रिकल है दोनों साइड पे, ठीक है, जो एक कैविटी के थ्रू, अगर मैं इसको मानूँ तो ऐसे, अगर मैं इनको बना दूं कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ एक कैविटी के थ्रू इससे जुड़ रहे हैं, एक होल के थ्रू इससे जुड़ रहे हैं, जो दोनों साइड पे होल है। इसे सपोज हम एक ही समझ लेते हैं, मतलब एक ही है, तो इसका एक नाम है, इसको हम जानते हैं फोरामन ऑफ, किसके नाम से? फोरामन ऑफ मोनरो के नाम से। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और जो हमारा डायनसेफेलॉन में पार्ट है जो कि हमारे लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रहा है, ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। क्या कहलाता है? थर्ड वेंट्रिकल। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ जुड़ता है, लेकिन कौन से फोरामेन के थ्रू जुड़ता है? वो है फोरामन ऑफ मोनरो। तो आपको समझ में आ गई कि टेलेनसेफेलॉन में हमारा क्या है? टेलेनसेफेलॉन में क्या है भैया? तो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, डायनसेफेलॉन में क्या है? थर्ड वेंट्रिकल है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? थर्ड वेंट्रिकल। अब ये थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे होता है? थर्ड वेंट्रिकल के बाद जब मिड ब्रेन आता है या मेसेंसेफेलॉन में कुछ इस तरीके की एक डक्ट निकलती है जो कि थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है। क्या किससे जुड़ी रहती है? थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू मेसेंसेफेलॉन में होता है आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट। दोबारा बता रहा हूँ, टेलेनसेफेलॉन में हमारा लेटरल वेंट्रिकल जो फोरामन ऑफ मोनरो के थ्रू जुड़ा थर्ड वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे है? डायनसेफेलॉन के अंदर है। डायनसेफेलॉन के बाद हमारा एक थर्ड वेंट्रिकल के बाद एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट निकलता है जो कि मेसेंसेफेलॉन में है। यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है, तो ये तो है पॉन्स सबसे ऊपर वाला, ये वाला हमने पढ़ा था, ये पॉन्स था। आगे तो ये पॉन्स की तरफ, पॉन्स और मेड्यूला का जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ तक ये क्या हो जाता है? कुछ इस तरीके से ऐसे डायलेट हो जाता है। यहाँ तक हमारा सेरिब्रल एक्वेडक्ट था। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बाद जो हमारा सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बाद लास्ट वाला वेंट्रिकल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनता है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल केनाल से भी आ रहा होता है एक डक्ट, तो वो भी बीच मेडुला में आके, मेडुला ऑब्लंगेटा में आके वो भी कुछ इसी तरीके से यहाँ से डायलेट हो जाता है, अपने स्ट्रक्चर को डायलेट कर लेता है। और जहाँ पे पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा का जंक्शन था, ये जंक्शन है ना, जंक्शन कह सकता हूँ मैं इसको, किसका? पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा का, वहाँ तक डायलेट हो जाता है। तो ये बन गया हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बन गया? फोर्थ वेंट्रिकल। कोई बात नहीं, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल फोरामन ऑफ मोनरो के थ्रू आए, पहला फोरामन। दूसरा थर्ड वेंट्रिकल था, पहला वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल, दूसरा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बाद डक्ट ऑफ सेल्विस भी बोलते हैं इसको, या सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है, क्या है सेरिब्रल एक्वेडक्ट का? डक्ट ऑफ सेल्विस। डक्ट ऑफ सेल्विस भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको सेरिब्रल एक्वेडक्ट ही आप याद रखें, ज़्यादा सही है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बाद जो अगला फोरामन बनता है वो डायलेट हो जाता है, और कहाँ तक डायलेट हो जाता है? जो हमारा पॉन्स और मेडुला का जंक्शन है वहाँ तक डायलेट हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। और ये कहलाएगा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो आपको चारों चीज़ें पता चल गई। अब आप कहेंगे कि कहाँ से सिस्टम आ रहा है, कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ से उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ कि कहाँ से कोरॉइड प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कोरॉइड प्लेक्सेस। तो कोरॉइड प्लेक्सेस कहाँ कहाँ पे होते हैं?
एक तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल, तो थर्ड वेंट्रिकल पे कुछ यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं। क्या होते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। तो कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ पे ये डालते हैं अपना जो भी सीक्रेशंस है। और फर्स्ट की बात अगर हम करें तो कहाँ पे होता है? यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस रहते हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल के पास में कोरॉइड प्लेक्सस रहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो कोरॉइड प्लेक्सस ने क्या करा, यहाँ से CSF का प्रोडक्शन करा, और CSF प्रोडक्शन ने फर्स्ट वाले ने लेटरल वेंट्रिकल में किसने डाला? फर्स्ट कोरॉइड प्लेक्सस ने। दूसरा कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पे है? थर्ड वेंट्रिकल पे है। कहाँ पे है? थर्ड वेंट्रिकल पे है। अगर जो चौथे कोरॉइड प्लेक्सस की बात करें तो चौथा कोरॉइड प्लेक्सस यहीं पे होता है। तीसरा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर चौथा कोरॉइड, थर्ड कोरॉइड प्लेक्सस हमको देखने को मिलता है। तो अगर मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि तीन तरीके कोरॉइड प्लेक्सस ही वो स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर जो CSF का प्रोडक्शन करती है, और CSF के प्रोडक्शन से ही सारी चीज़ें आपके, चाहे वो शॉक अब्जॉर्ब का काम करे, चाहे बियोन्सी इफेक्ट करे, या फिर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करे, या न्यूरल इफेक्ट जो भी करे। तो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? कोरॉइड प्लेक्सस से क्या होता है? जनरेट होता है CSF का, और वो ये हर वेंट्रिकल में डाल देता है। जैसे फर्स्ट कोरॉइड प्लेक्सस ने कहाँ पे डाल दिया? लेटरल वेंट्रिकल में। सेकंड कोरॉइड प्लेक्सस ने कहाँ पे डाल दिया? सेकंड कोरॉइड प्लेक्सस ने कहाँ पे डाल दिया? थर्ड वेंट्रिकल में। और जो फोर्थ वेंट्रिकल में किसने डाला? जो यहाँ पे थर्ड वाला हमारा क्या था? थर्ड वाला कोरॉइड प्लेक्सस था। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं पहला मोनरो। तो पहला फोरामन तो हमें पता लग गया था, कौन सा था? फोरामन ऑफ मोनरो। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, तो फोरामन ऑफ मोनरो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ कभी कभी ये भी आता है फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल किस चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं, या कौन सा स्ट्रक्चर उनको कनेक्ट करता है, तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट आपको याद रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। चौथी बात, अब हमको पता चल गया कि तीन जगहों से कुछ कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, वो CSF का प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन डाल दिया, फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया, थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, डक्ट ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट में आ गया, फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जाएगा कहाँ को? ठीक है, तो जाएगा कहाँ को? तो यहाँ पे कुछ फोर्थ वेंट्रिकल में कुछ क्या होते हैं, यहाँ पे फिर से फोरामन होते हैं जिनके थ्रू जो CSF है वो अब अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके के फोरामन होते हैं। एक तो यहीं पे होता है, दोनों जो लेटरल साइड पे फोरामन होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लस्का, फोरामन ऑफ लस्का। ठीक है, फोरामन ऑफ लस्का रहते हैं दोनों लेटरल साइड पे, और एक इसके पीछे की तरफ भी होता है। ठीक है, फोरामन ऑफ इनके थ्रू तो CSF आ गया, बाहर को चले गया, और आधा नीचे की तरफ चले गया जो सेंट्रल केनाल है, और पीछे की तरफ किससे जाएगा? यहाँ पे इनकी पीछे की साइड पे एक और फोरामन होता है जिसका हम नाम देते हैं फोरामन ऑफ मेजेंडी। क्या नाम देते हैं? फोरामन ऑफ, पूरा लिख लीजिएगा आप, फोरामन ऑफ मेजेंडी। तो हमने कितने फोरामन पढ़े? पहला फोरामन तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में था। दूसरा फोरामन हमने कहाँ पे पढ़ा? जो फोर्थ वेंट्रिकल था उसके दोनों लेटरल साइड पे, लेटरल वेंट्रिकल या लेटरल फोरामन भी बोलते हैं उनको, या फोरामन ऑफ लस्का भी बोला जाता है, जो लेटरल साइड पे होते हैं। जो पोस्टीरियर साइड पे होता है उसको बोला जाता है फोरामन ऑफ मेजेंडी। तो आपको याद रखना है फोरामन ऑफ मेजेंडी फोर्थ वेंट्रिकल में पोस्टीरियर एंड पे होता है, और लेटरल साइड पे फोरामन ऑफ लस्का रहता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दिस ऑल अबाउट द CSF प्रोडक्शन। अभी इसको दोबारा से एक बार फ्लो चार्ट के उससे समझ लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? CSF लिखता हूं। CSF कहाँ पे? सबसे पहले आपने बोला था लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल यही लिखा था। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे आया? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ पे आया? फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ पे गया? दो थे यहाँ पे जो लेटरल वाला, एक तो लेटरल फोरामन था, लेटरल फोरामन, लेटरल वेंट्रिकल और लेटरल फोरामन में कंफ्यूज मत होना। लेटरल वेंट्रिकल तो सबसे पहले जो टेलेंसेफेलॉन में दोनों साइड वेंट्रिकल्स थे वो हैं, और फोरामन का मतलब एक सिंपल सा होल है। तो लेटरल फोरामन को हमने लस्का बोला था, फोरामन ऑफ लस्का भी कह सकते हैं इसको। और
एक तो दोनों लेटरल साइड पे फोरामन ऑफ लस्का रहते हैं, और जो पोस्टीरियर एंड पे रहता है, पोस्टीरियर एंड पे, उसको हमने बोला था फोरामन ऑफ मेजेंडी। क्या बोला था? फोरामन ऑफ मेजेंडी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब कुछ और चीज़ें इसके बारे में जो हमने पढ़ी थी वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेटरल वेंट्रिकल में कहाँ से आया भैया? यहाँ पे कुछ कोरोइड प्लेक्सस थे। क्या थे? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस ने कहाँ पे डाला? लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में तो गया, किसके थ्रू गया? ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, फोरामन ऑफ मोनरो। क्लियर हो गया? फोरामन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल में गया। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में एक स्ट्रक्चर ले जाता है, जो पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? सेरिब्रल एक्वेडक्ट नाम से याद रखना उसको। कौन सा स्ट्रक्चर था? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? या इसको हमने क्या बोला था? डक्ट ऑफ सेल्विस भी बोला था। डक्ट ऑफ सेल्विस कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो आप कहेंगे डक्ट ऑफ सेल्विस है क्या? तो ये वो छोटा सा स्ट्रक्चर था जो यहाँ के आपके लेटरल वेंट्रिकल को, थर्ड वेंट्रिकल को जोड़ रहा था फोर्थ वेंट्रिकल से। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आई होप। क्लियर? ठीक है, तो डक्ट ऑफ सेल्विस से फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। अब फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे पास 3 होल हैं, 2 तो हमारे पास लेटरल साइड पे हैं और एक हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे है। उन दोनों के थ्रू कहाँ जाता है? अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया हमने बोल दिया कोरोइड प्लेक्सस से आया लेटरल वेंट्रिकल में, दूसरे कोरोइड प्लेक्सस, फिर से कोरोइड प्लेक्सस से कहाँ पे आया? थर्ड वेंट्रिकल में। फोर्थ कोरोइड वेंट्रिकल में भी कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, कोरोइड प्लेक्सस होते हैं। तो तीनों जगह पे हमारे पास कोरोइड प्लेक्सस हैं जो तीनों वेंट्रिकल्स में डाल रहे हैं, ऊपर से भी आ रहा है और खुद में भी इनके प्लेक्सस हैं जो जनरेट कर रहे हैं किसको? CSF को। क्लियर है? अब CSF आ गया हमारे वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाएगा? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, उसके बाद ये CSF जाता है कहाँ पे? इसको मैं मिटा देता हूँ, कोरोइड प्लेक्सस आपने बना दिया होगा, यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाता है? ठीक है, किसके थ्रू जाता है वो पता है आपको। फिर कहाँ जाता है? फिर जाता है आपके सब, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल से 2 लेटरल और पोस्टीरियर जुड़े हुए हैं ना, वो कहाँ पे जाते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस पता है आपको कौन सा होता है? ठीक है, परसों शायद हमने डिस्कस नहीं किया था और किसी भी को भी डाउट भी नहीं आया। सबसे पहले हमने बोला था ड्यूरा मैटर आता है, फिर एरेक्नॉइड मैटर आता है, फिर पाया मैटर आता है। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर ये वाली लाइन है तो इसके ऊपर एपीड्यूरल और नीचे सब ड्यूरल। ऐसे ही जब एरेक्नॉइड मैटर होता है, एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में भी एक स्पेस रहता है जो मैंने बताया नहीं था, जिसको सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, एरेक्नॉइड और पाया के बीच में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में वो जो हमारे फोरामेन थे उनके थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस से कहाँ जाएगा? फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में कुछ विलाई लगे रहते हैं। कहाँ पे? सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर कुछ इस तरीके से विलाई लगे रहते हैं। सपोज ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ये विलाई क्या करते हैं? इन विलाई का काम है